नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के बारे में। 2018 की जो परीक्षा थी उसमें मुझे 318वीं रैंक मिली है। सर्विस क्या मिलेगी इस पे अभी DOPT जो है हमारा DOP डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वो तय करेगा कि किसको क्या सर्विस अलॉट की जाएगी प्रेफरेंस के आधार पे। तो वो अभी तक नहीं आई है, अभी मेडिकल होगा उसके बाद में वो आएंगी। तो हम बात करते हैं RAS के बारे में। RAS की जो परीक्षा है उसके 3 चरण आप सब जानते हैं, क्योंकि अगर ये देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। प्री में 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। मेंस जो है उसमें 4 पेपर हैं GS के, कोई स्पेशल पेपर नहीं है। उनके अलावा 3 पेपर GS के हैं, 1 पेपर हिंदी और इंग्लिश का। 120 नंबर की उसमें हिंदी आती है और 80 नंबर की उसमें अंग्रेज़ी आती है। नई जो परीक्षा है 2021 की, उसमें मेंस का सिलेबस क्या होगा वो अभी तक RPSC ने आउट नहीं किया है। तो मेंस के बारे में तो हम बात अभी नहीं करेंगे। संभव है कि उसमें कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि इस बार लगभग 20% सिलेबस कुछ चेंज किया है। प्री में ज़्यादा चेंज नहीं किया है, कुछ जो रिपीट हो रहे थे उनको हटाया। जैसे अगर हम 1919 और 35 के अधिनियम देखें तो पॉलिटी में भी रिपीट होते थे, हिस्ट्री में भी रिपीट होते थे, तो उनको पॉलिटी से हटा दिया गया है। बिल्कुल जो संवैधानिक विकास था उसको हटा दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मेरे पास ये नया सिलेबस है और लैपटॉप में पुराना वाला सिलेबस है। राजस्थान का इतिहास पहला पार्ट है। इसमें पहले ये था कि राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं थी, प्रमुख राजवंश थे और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी। उसका कोई कालक्रम नहीं दिया हुआ था, ना ही कोई राजवंशों के नाम दिए हुए थे। अब देखो 7 राजवंशों के तो नाम दे दिए, गोइल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवा। इसका मतलब ये है कि आपको ये 7 ही राजवंश पढ़ने हैं, इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पढ़नी हैं, साथ ही मध्यकाल में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पढ़नी है। ये जो मध्यकाल की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है, कोशिश करना कि राजस्थान अध्ययन जो पहले चलती थी राजस्थान में, राजस्थान GK के नाम से राजस्थान बोर्ड की किताबें, वो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसमें से पढ़ें। बेहतरीन किताबें हैं वो राजस्थान के GK के लिए। कला, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प पहले इस नाम से था। कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प अभी भी है, लेकिन अगर स्थापत्य कला के देखें तो स्थापत्य कला में पहले केवल किले और स्मारक थे। अब देखो, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं मानव निर्मित, ठीक है, वो ध्यान रखना। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं किया है अलग से। पर्यटन पहले भी था, पर्यटन अब भी है। संस्कृति पहले भी थी, संस्कृति अब भी है। धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता पहले भी थे, वो हमको अब भी पढ़ना है। वेशभूषा और आभूषण, ये टॉपिक एक नया जुड़ा। पहले आभूषण नहीं थे प्री में, हमारे लिखे हुए नहीं थे स्पष्ट तौर पे। बाकी ये कि उसमें संस्कृति के नाम से दिया होता, संस्कृति में आप आभूषण के कुछ भी पूछ सकते हो संस्कृति के नाम पे। एक संस्कृति एक ओपन टॉपिक था, तो उस ओपन टॉपिकों को अब क्लोज कर दिया, लिमिटेड पढ़ना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जब सिलेबस डिफाइंड हो जाता है, चारों तरफ बाउंड्री खिंच जाती है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। बजाय कि एक तरफ बाउंड्री खुली छोड़ दो, 3 तरफ तो बाउंड्री कर दो, एक तरफ खुली छोड़ दो कला और संस्कृति लिख के, फिर उसमें कुछ भी पूछ लो। तो अब ऐसा नहीं है, अब सिलेबस को डिफाइन कर दिया कि इसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी, इस कालक्रम में पूछी जाएंगी। जैसे भारत के इतिहास में पहले लिखा हुआ था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत, अभी स्वतंत्रता के पश्चात 1964 तक पढ़ना है, 1964 तक, वो क्लियर कर दिया है, नए वाले में डिफाइन कर दिया है। और उसमें भी तो जो नेहरू का युग है, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, उस समय तक ही पढ़ना है। विश्व और भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा हुए नहीं है। भारत के भूगोल में एक मानसून तंत्र और रण का वितरण इन्होंने लेके आए हैं। खनिजों में 2 खनिज और जोड़ दिए हैं, बॉक्साइट और अभ्रक। बाकी परंपरागत और गैर परंपरागत पहले डिफाइन किया हुआ था, अनडिफाइंड दे दिया उसको।
प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भारत के, ये टॉपिक नया जुड़ा है। पर्यटन स्थल और परिपथ ये पहले भी थे, राजस्थान भूगोल में जैव विविधता पहले भी थी, तो इसमें कोई चेंजेस है नहीं। थोड़ा बहुत इसको डिफाइन किया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। भारतीय संविधान में मैंने कहा था 1919 और 35 ये अधिनियम रिपीट होते थे बार बार, हम इनको हिस्ट्री में भी पढ़ते थे और यहाँ भी पढ़ते थे, तो उससे मुक्ति मिल गई है आपको। दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार पढ़ लेना। या कहीं थोड़ी मुसीबत हो गई है, पहले एक बार पढ़ते थे, दो जगह काम हो जाता था। ठीक है, अभी भारतीय संविधान के कुछ तो है दार्शनिक तत्व, ये देख लेना। दार्शनिक तत्व लिखा हुआ है, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन और नीचे भी उद्देश्य का मूल अधिकार, राजनीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनको आप देख लेना। पिछली बार भी उद्देश्य का से मेंस में अगर प्रश्न देखें तो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रश्न आया था, और ये बात बहुत ध्यान रखने वाली कि उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देश्य का बना था, वो प्रस्तावना बना था, लेकिन वो सेम नहीं है। अगर हम 11 दिसंबर के बाद में, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई संविधान सभा की 1946 में, 11 दिसंबर को दूसरी हुई, और तीसरी बैठक जब 13 दिसंबर को हुई तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव का अगर आप पढ़ोगे तो उसमें अधिकारों की संख्या ज़्यादा है, और बाद में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हुए हैं, संशोधन होकर वो पारित हुई है, तो उसमें कुछ चीज़ें कम है। और इस बार जब मेंस का प्रश्न आया तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में जो निहित थे, जो जितने भी अधिकार, उनको उन्होंने पूछ लिए। उन्होंने प्रस्तावना का नहीं पूछा है, प्रस्तावना का नाम नहीं लिया। वहाँ बच्चे का प्रस्तावना का लिखा है। अभी कॉपियाँ बाहर आएंगी, आप देख लेना, उसमें नंबर नहीं दिए होंगे कईयों के, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा है। अगर वहाँ से आप कट कर दोगे तो यहाँ नंबर भी कट हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, तो एक एक शब्द पे ध्यान दें कि उद्देश्य प्रस्ताव लिखा हुआ है, उद्देश्य का लिखा हुआ है, या क्या कुछ लिखा हुआ है। दो चीज़ें होती है, एक विधेयक और एक अधिनियम। अगर कहीं प्रश्न आ गया विधेयक से संबंधित, तो हो सकता है विधेयक में जब चर्चा होती है सदन में, विधायिका में, तो विधेयक में परिवर्तन होते हैं। तो विधेयक के मामले में प्रश्न अलग जाएगा, अधिनियम के मामले में अलग जाएगा। ये भी हो सकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, लेकिन अगर हो गया तो कुछ पॉइंट आपके रह जाएंगे। इसलिए विधेयक को विधेयक की दृष्टि से देखें और एक बार कंपेयर ज़रूर कर लें कि इसके बाद में ये चेंजेज हुए हैं। यही बिल्कुल इसमें था, ये विधेयक की तरह था जैसे उद्देश्य प्रस्ताव था, और बाद में जब पास हो गया तब ये प्रस्तावना बनी। तो इनके दार्शनिक तत्व, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था बनाने का, इनके पीछे के मूल तत्व क्या थे, वो हमको पढ़ने हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व। फिर नीचे सेकंड टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ये पूरा फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों इसमें है। कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और फैक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पुराना सिलेबस है। किताबें मैं अभी इसके जस्ट बाद में बताता हूँ पार्ट वाइज, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखें तो दो बड़े चेंजेस हैं। वस्तु और सेवा कर पहले स्पष्ट नहीं दिया हुआ था, कर व्यवस्था था, उसको स्पष्ट रूप से दे दिया। और वैश्विक खुशहाली सूचकांक, एक नया सूचकांक जोड़ा, हालांकि हम करंट में उसको वैसे भी पढ़ते थे, जो भूटान को लेकर चर्चा में रहता है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो इसको हम पहले भी पढ़ते थे, अब भी उसमें कुछ नया नहीं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल 1% हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं है। कुछ चीज़ों को डिफाइन जरूर किया हुआ है, जैसे RH कारक, रक्त समूह, ये पहले मानव की जो शारीरिक संरचना है उसको पूरे को एक ही टॉपिक में दिया हुआ था, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया और उसमें कुछ भी नया नहीं किया। तंत्र था, पहले सारे तंत्र दे रखे थे। जब तंत्र सारे पढ़ेंगे तो परिसंचरण तंत्र भी पढ़ेंगे, रक्त भी पढ़ेंगे, तो रक्त समूह भी पढ़ेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा अलग दे दिया, तो ठीक है, डिफाइन कर दिया उसको। तार्किक योग्यता में कुछ प्रश्न डिफाइन कर दिए इन्होंने। दिशा ज्ञान परीक्षण पहले नहीं था स्पष्ट रूप से। ये तार्किक वेन आरेख जो है ये पहले मेंस में हुआ करता था, मेंस में से इसको हटा दिया था, फिर 2018 की भर्ती में 2016 तक था। दर्पण और पानी प्रतिबिंब ये जोड़ दिया। आकार और उनके उपविभाजन पहले पढ़ते थे हालांकि, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं था। क्रमचय संचय जोड़ दिया मैथ में। माध्य जोड़ा है, माध्यम, आदिक और बहुलक। ये प्रायिकता जोड़ा है। ये कुछ टॉपिक जोड़े हैं सिलेबस में जिन पे हमने बात कर ली।
अब हम बात करते हैं किताबों की, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास के लिए 4 किताबें तो आप अनिवार्य रूप से 4 किताबें ले आए। राजस्थान अध्ययन भाग 1, राजस्थान अध्ययन भाग 2, 3 और 4। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में पहले किताबें चलती थी। अभी ये चलती है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, पर जितना मुझे ध्यान है शायद ये अभी नए सिलेबस में नहीं चलती। नए सिलेबस में हमारा राजस्थान नाम से कुछ किताबें इन्होंने जोड़ी हुई है, राजस्थान बोर्ड। तो राजस्थान बोर्ड की किताबें, एक मूल मंत्र ये है कि हमारे सिलेबस में जो कुछ है और वो राजस्थान बोर्ड की किताब किसी भी किताब में है, 6वीं में हो चाहे 7वीं में हो चाहे 12वीं तक किसी में भी, उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अगर आधुनिक राजस्थान का इतिहास किसी किताब में राजस्थान बोर्ड में है तो उसको ज़रूर छेड़ना है, वहाँ से उसको पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने ये काम किया था, मैंने राजस्थान अध्ययन से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये जितनी भी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है मध्यकाल की, इसके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। इवन दैट उसकी जो पश्चिमी व्यवस्था है, पश्चिमी जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उससे मैंने तुलना भी उसकी की हुई है बाकायदा चार्ट बना के कि वहाँ किस तरीके की व्यवस्था थी, किस तरीके की यहाँ बनाई हुई है। तो इस तरीके से कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स बना लें, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। बाद में क्या होगा, 3-4 दिन रहेंगे जब एग्ज़ाम के तो बड़े घबरा जाओगे कि ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ वो पढ़ूँ। तो कोशिश करना शॉर्ट नोट्स से पढ़ लो। कम से कम 3-4 सब्जेक्ट जो है मेजर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन किताब बना लें। बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी के नहीं बनाओ। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो छोटी सी है, उसके नहीं भी बनाओ तो उसको आप 2-3 घंटों में वैसे ही रिवाइज़ कर लोगे, अगर किताब में या कोचिंग का कोई नोट्स है या कुछ भी मटेरियल है आपके पास तो उसमें से, ठीक है। हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास में राजस्थान अध्ययन की 4 किताबें, हमारा राजस्थान की किताबें जो इस समय के सिलेबस में है, और साथ में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली जी की किताब है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के नाम से, तो उसको ले लें। ऑथेंटिक किताबें पढ़ें, गाइड का सहारा बिल्कुल ना लें। गाइड को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कोई भी टीचर पेपर बनाएगा तो ऑथेंटिक से बनाएगा, इस बात का ध्यान रखें। उनके ऊपर भी तलवार लटकी रहती है, वो ऑथेंटिक से ही बनाते हैं। क्योंकि जैसे हमने चैलेंज कर दिया किसी प्रश्न को तो उसको कैसे ठीक करोगे। जैसे चैलेंज मांगते हैं जब भी फ्री होता है, उसके बाद प्रश्नों को, अगर कोई किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई चैलेंज है तो आप कर सकते हो आंसर की को चैलेंज। तो वो उसका फैसला कहाँ से होगा, ऑथेंटिक बुक से होगा। तो पेपर हमेशा ऑथेंटिक किताबों से बनता है, ठीक है। ये तो राजस्थान हिस्ट्री की थी, 4 राजस्थान अध्ययन। इसके अलावा हमारा राजस्थान की किताब और हुकुमचंद जैन एवं नारायण लाल माली की जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है। भारत के इतिहास की देखें तो 3 किताबें हैं। एंशिएंट की रामशरण शर्मा की, मिडाइवल की सतीश चंद्रा की, और आधुनिक काल की विपिन चंद्रा की। सब वही पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ा, अलग नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। और ये जो स्वतंत्रता के पश्चात है, ये हिंदी माध्यमिक कार्यालयन है, कुछ निदेशालय है, हिंदी निदेशालय, वहाँ से प्रकाशित हुई है। विपिन चंद्रा जी की किताब है, आज़ादी के बाद भारत। तो वो बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है, आप उसमें से पढ़ लें इस पोर्शन को जो आज़ादी के बाद का है। बाकी आपको वहाँ मिल जाएगा विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और रामशरण शर्मा की किताब। हाँ, 11th-12th की इन किताबों के साथ में 11th-12th की बुक जो यहाँ चलती है हिस्ट्री की, वो आप ज़रूर देख लेना। हमारे यहाँ इस तरीके से कुछ किया हुआ है कि 10th तक तो राजस्थान का पोर्शन है, 11th-12th में हमको इंडियन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो आप 11th-12th में जो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है उसको आप देख लें। वो पोर्शन तो छोड़ना ही नहीं है, राजस्थान बोर्ड की किताबें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मेंस में आपके बहुत काम आने वाली है। इस बार का अगर पेपर देखें 2018 का, तो पूरा का पूरा पेपर राजस्थान बोर्ड की किताबों से था। एक भी प्रश्न राजस्थान बोर्ड की किताबों से बाहर नहीं था। समाज शास्त्र के प्रश्न 11वीं और 12वीं की समाज शास्त्र से थे। लोक प्रशासन के प्रश्न 11वीं और 12वीं के लोक प्रशासन से थे। पॉलिटी के प्रश्न देखें तो अगर हम 10वीं में हमारा संविधान नाम से जो किताब चलती वो पढ़ लें तो सफिशिएंट थी उनके उसके लिए। तो ये तो संकेत मात्र है, बाकी प्रश्न पूरे वहीं से आए थे। विश्व और भारत के भूगोल की बात करें तो
विश्व का भूगोल का थोड़ा सा इशू है, तो विश्व के भूगोल के लिए आपको कोई एक किताब लेनी पड़ेगी। तो आप माजिद हुसैन की किताब ले सकते हैं। माजिद हुसैन की अच्छी किताब है विश्व के भूगोल के लिए। भारत के भूगोल के लिए आप 11th की किताब लें, सबसे बेस्ट किताब है 11th की आपकी। साथ ही में 12th में एक चलती है हम भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, भूगोल में चलती, अर्थव्यवस्था में नहीं चलती, भूगोल में इस नाम से चलती। तो उसमें ये जो पोर्शन है ये फसलों खनिजों वाला ये उसमें है, तो आप वहाँ से इसको देख लें। 11th-12th की सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप कोई एक साथ में रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो महेश बर्णवाल की ले सकते हैं, ठीक किताब है। राजस्थान का भूगोल की बात करें तो 11th में जो बुक है, जो कमांड चलती थी पहले अभी राजस्थान बोर्ड में, उसमें लास्ट में 2 चैप्टर राजस्थान के दिए हुए हैं, वो पढ़ लेना। राजस्थान के भूगोल के नाम से ही उसमें उसका विभाजन दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी नदियों का जल तंत्र है उसके बारे में सब कुछ है। और एक हरिमोहन सक्सेना जी की किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है, वो आप पढ़ लें, वो सब मोर देन सफिशिएंट है। उसमें सारी चीज़ें हैं, पर्यटन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। भारतीय संविधान के लिए तो आप सबको पता है, एक तो 10वीं की किताब है हमारा संविधान, जो बोर्ड में चलती है, और एक रेफरेंस बुक आप एम लक्ष्मीकांत की ले लें, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में कुछ गलतियाँ हैं और उसके बराबर उन गलतियों को थोड़ा देख लेना, कहीं कुछ जगह प्रिंटिंग में को लेकर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो आप देख लेना। बाकी और ऐसी कोई किताब नहीं है जो उसके लेवल की हो, तो आप हमारा संविधान देखें उसके साथ, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जैसे मानवाधिकार, अगर हम कमीशन देखें, मानवाधिकार आयोग देखें तो उसकी सदस्यों की योग्यता में कुछ परिवर्तन किए हैं। आरटीआई में कुछ हमने चेंजेस कर दिए हैं सरकार ने, तो वो चेंजेस वहाँ पे है। जैसे जम्मू कश्मीर के बाद जो संशोधन हुए हैं, जम्मू कश्मीर जो संशोधन और पुनर्गठन विधेयक है, वो जो बाद अधिनियम बना बाद में, उसके लेकर भी है, उसमें प्रावधान दिए हुए हैं। जीएसटी के लेकर क्या कुछ प्रावधान है, जो नए प्रावधान है सारे वे आपको जैसे जीएसटी को लेकर तो उसमें नहीं है, जीएसटी को लेकर तो रमेश सिंह में है, तो वो आप देख लेना। अभी अर्थव्यवस्था की चीज़ें नहीं है, अर्थव्यवस्था का जब पोर्शन आएगा तो मैं बता दूंगा। रही बात राजस्थान की पॉलिटी की, तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी की किताब चलती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। मैं सारी ऑथेंटिक किताबें बता रहा हूँ आपको, तो वो किताब आप ले लें। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था की किताब है डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी की। और ये सारी किताबें आपको, अगर आप झालाना का आरटीओ आपने देखा हो तो सामने नाला है, नाले की दूसरी तरफ मीणा हॉस्टल है, मीणा हॉस्टल के बगल में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वहाँ से आप ये सारी किताबें ले सकते हैं। स्टूडेंट के लिए 25% ऑफ है और उसके लिए आपको कुछ प्रूफ भी नहीं ले जाना है। जो भी किताब कोई 100 रुपये की किताब है तो आपको 75 की मिलेगी, तो कोशिश करें वहीं से लें। अगर आप कहीं और जगह से लेंगे, टोंक फाटक से लेंगे या ऑनलाइन मंगवाएंगे तो उतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो 25% डिस्काउंट में आप सीधे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जाके ले लें, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। हालांकि उसका अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। वो मैंने तो क्या किया कि पहले 11th-12th में जो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक्स थे वो पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बार पता चल जाता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो उसके बाद में उस किताब को आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने पहले उस किताब को पढ़ा तो आपकी समझ नहीं आएगी। तो कोशिश ये करना कि 11th-12th की इकोनॉमिक्स में जो बेसिक पोर्शन है उसको आप देखो सेमेस्टर वेस्ट अर्थशास्त्र में, और उसके बाद में आप इन किताब स्टैंडर्ड जो रेफरेंस किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन पे आप आओ हमेशा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन की हुई होती है राजस्थान बोर्ड की किताबें। तो आप पहले राजस्थान बोर्ड की किताबें, फिर आपका कोई अगर नोट्स है तो वो ले लें, या फिर रेफरेंस बुक जो भी आप लेना चाहें। इस तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो जितने भी प्रश्न हैं जो आपके प्री में बनेंगे ऑप्शनल, वे अधिकांश प्रश्न राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा सरकार जारी करती है मार्च के महीने में, पहले फरवरी में हो जाती थी, इन दिनों मार्च शुरुआती मार्च में या फरवरी के लास्ट वीक में होती है। पहले जनवरी लास्ट में, फरवरी स्टार्टिंग में वो हो जाती थी जारी। तो उसको आप देखें, उसको पढ़ें, उसमें आपके डाटा देखें। उसमें जितने भी डाटा है वो एज इट इज़ मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं।
साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम जी की एक बुक है, RDB प्रकाशन से है। देखो गाइड है, वैसे तो मैं गाइड प्रेफर नहीं करता, पर उसको आप बेसिक्स के लिए देख सकते हो। अगर आप कोई बेसिक आपका छूट रहा है वो देखना चाहें तो वो देख सकते हो। लेकिन प्रश्न 90% अब तक का जो ट्रेंड रहा है 16 और 18 का, वो आर्थिक समीक्षा से आते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस पर इतना ध्यान दो। मैं कहूँगा कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो उस बुक को मत पढ़ो, सीधे आप आर्थिक समीक्षा पे आओ, उसको पढ़ो और करंट की चीज़ें पढ़ो। इकोनॉमिक्स में तो करंट से आएगा या आर्थिक समीक्षा से बजट, ये तीन चीज़ें आप देख लें। बजट का भाषण आपको जो हमारी इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। वहाँ से आर्थिक और सांख्यिकी कार्यान्वयन निदेशालय जो है उसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको आर्थिक समीक्षा भी मिल जाएगी, बजट भी मिल जाएगा, बजट भाषण। तो वहाँ से प्रिंट कर लें। बजट भाषण तो छोटा सा आता है वैसे भी, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देखें तो प्रौद्योगिकी का जो अधिकांश पोर्शन है वो करंट से आता है। फिर भी अगर पीछे का पढ़ना चाहें तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, केवल टेक्नोलॉजी के लिए। साइंस का जो पोर्शन है वो आपको 10th तक का जो पोर्शन है वही इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो कोशिश करें 8th, 9th और 10th की साइंस की किताब पढ़ने का। बाकी साइंस का पूरा पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा जो सामान्य विज्ञान का है। जैसे आहार और पोषण, आहार और पोषण अगर अभी तो शायद लास्ट ईयर भी कुछ चेंजेस कर दिया, उससे पहले की मेरे पास किताब है राजस्थान बोर्ड की, तो 10वीं की किताब में पहला ही पोर्शन था आहार और पोषण। अभी शायद 9th की में है वो, आप देख लेना आप लोग। तो 8th, 9th और 10th तीनों की साइंस की बुक, वहाँ से आपका सामान्य जो विज्ञान का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो या तो आपका करंट से आएगा, या अगर पीछे से आए तो आप उसके लिए स्पेक्ट्रम प्रीफर कर सकते हो। स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में स्पेक्ट्रम पढ़ा था, पिछला जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए। साथ ही में जो करंट वाला पोर्शन है वो मैं दृष्टि की जो मंथली बुकलेट आती है दृष्टि IAS की, उससे मैं पढ़ता था। बाकी ये तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता जो है, मैथ और रीजनिंग, ये बिल्कुल सामान्य। आप कोई सी भी किताब ले आओ, इन सब में फॉर्मूले एक जैसे होते हैं इन दोनों के, तो इनके लिए कोई स्पेशल किताब मैं प्रीफर नहीं करूँगा। आपको कोई सी भी जो किताब वहाँ मिल रही है, चाहे वो मथुरिया जी की मिल जाए आपको या फिर पुरानी जो पहले चलती थी वो मिल जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिक्स प्रश्न आते हैं। कोशिश करें प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे। मैथ और रीजनिंग में आपने जितनी प्रैक्टिस की, अगर SBI PO का अगर देखें तो आप एक बार देख लेना SBI PO में क्या होता है। हर साल नई तरीके के प्रश्न आते हैं मैथ और रीजनिंग के, तो वो आपने कर लिए तो मैथ और रीजनिंग आपकी कहीं नहीं जाएगी। पता था कि वो SBI की एग्ज़ाम में हमेशा नए प्रश्न आते थे मैथ और रीजनिंग के, तो वो सोल्व करने के लिए मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम देने जाता था। तो वहाँ उन जो बैंकिंग वाले प्रश्न, बैंकिंग की कोई छोटी सी बुकलेट आप देख लें तो वहाँ से आपका मैथ रीजनिंग बहुत सॉलिड हो जाएगा। उस लेवल के तो प्रश्न भी नहीं आते RS में। तो समसामयिक घटनाएं जो है उसके लिए देखो, मेंस ओरिएंटेड देखो तो मैंने एक चैनल था ओनली IAS पहले यूट्यूब पे, अभी भी वो चलता है, सुमित सर का। तो वो मैंने प्रीफर किया था, वो मैं 2016 के सितंबर से प्रीफर कर रहा था कंटिन्यू। सितंबर से मैंने जब तक मेंस हुई है तब तक मैंने देखा है। उसके बाद में जब अभी इंटरव्यू हुआ उसके 3 महीने पहले से मैं देखना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि वो पहले दिसंबर में शेड्यूल थे इंटरव्यू। तो मैंने नवंबर में देखा कुछ समय, फिर थोड़ा सा आदमी को आलस आ जाते हैं तो बीच में जब पोस्टपोन्ड हो गया इंटरव्यू तो फिर नहीं देखा। फिर मार्च से मैंने कंटिन्यू देखा उसको, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। जून में भी देखा, पर इतना उसमें नहीं था। फिर मैं यहाँ पे जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर जो आता है उस पर ज़्यादा फोकस कर लिया था मैंने, क्योंकि स्थानीय जो पेपर है वहाँ से संभावना रहती है कि इंटरव्यूअर वहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो ये चीज़ें थी। मेंस का जो सिलेबस है, जो मेंस की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे। एक प्रश्न आप लोगों ने बड़ा पूछा मेरे से कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो भाई मैं कभी दादाओ घंटे के आधार पर नहीं पढ़ा। मेरा काम था, मैं टॉपिक डिसाइड करता था कि जैसे ये 2 टॉपिक है, मान लो ऊपर के, शायद आपको दिख रहा हो कि 2 टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री के, तो ये 2 टॉपिक मुझे करने हैं। अब वो ऐसे टॉपिक मैंने बांट रखे थे डे बाय डे। अब कई बार वो दिन में 10 बजे हो जाते थे, सारे दिन वेले बैठे रहते थे, कहीं घूमे आते थे,
कई बार खाना खाने चले जाते थे, तो फैमिली के साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर लिया या बाहर चले गए। ह्यूमन बीइंग सारे दिन नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता कुछ, तो कई बार गाने सुनते थे, गाने का शौक़ है तो कई बार गाने गा लेते थे। किताबें, साहित्य में सबसे बड़ा मेरा साथी रहा पूरी तैयारी के दौरान, साहित्य पढ़ लिया, प्रेमचंद पढ़ लिया, हरिशंकर परसाई जी को आप पढ़ो, बैठा बैठा हंसने लगेगा, ऐसा लगेगा पागल हो गया है ये आदमी, अपने आप ही क्यों हंस रहा है। तो ये मैं कुछ करता था, तो मैं टॉपिक बांट लेता था। टॉपिक जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, हाँ कोशिश ये रहती थी कि इस टॉपिक से इसके बाद प्री या मेंस दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए, मैं उस प्रश्न को सॉल्व करने की कंडीशन में हूँ। अब ये मेरा मोटिव रहता था, कोई भी अगर टॉपिक में करता था। मैंने कभी घंटे डिसाइड नहीं किए, मुझे नहीं पता, कभी 2-2.5 घंटे भी मैं पढ़ लिया हूँ, कभी 4 घंटे भी, कभी 6 भी, कभी 8 भी। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में हालत ये थी कि नींद नहीं आती थी। अगस्त में एग्ज़ाम थी, मुझे अभी भी ध्यान है फ्री का, तो 5 दिन तो ऐसे ही निकले मेरे कि रात को नींद नहीं आती, रात को प्रश्न घूमते रहते थे दिमाग में, प्रश्न घूम रहे हैं दिमाग में और उन प्रश्नों को टिक भी कर रहा हूँ, अचानक गलत हो गया और मेरी नींद खुल गई, हड़बड़ा के मैं बैठ गया। तो ऐसे हालात भी आए हैं, प्री के टाइम भी आए, मेंस के टाइम भी आए। और इंटरव्यू जिस दिन था, 9 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था, तो 8 जुलाई को इवनिंग में मैं चला गया था, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। तो उस दिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई, 8 तारीख की जो रात थी, उस रात क्या प्रश्न पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, इतने डरा हुए रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि एक बार जब आप आरपीएससी में घुस जाते हो, उसके बाद डर खत्म हो जाता है कि चलो अब तो जो होना है वो होना ही, अब क्या देखना है, अब क्या सोचना है, जो हम पढ़ सकते थे वो हमने पढ़ लिया, और यहाँ डर के भी क्या कर लेंगे। तो फिर उसके बाद बिल्कुल डर खत्म हो गया। जितने भी प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछे, मैंने पेशेंस के साथ, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, पेशेंस के साथ उनका जवाब दिया। तो इंटरव्यू के बारे में तो हम फिर कभी बात कर लेंगे, मेंस के बारे में भी कर लेंगे। अभी तो आप ये प्री का जो पोर्शन है वो देखें और पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, कोशिश करें कि जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको यूज़ करें, मेंस में भी आपके काम आएगी। और संभावना है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ने वाली है, मुझे भी लगता है, क्योंकि 18 में भी बढ़ी, 16 में कुछ 1-2 थे, 18 में बहुत सारे हो गए। और जिस तरीके से यूपीएससी पैटर्न पे शिफ्ट कर रही है आरपीएससी, तो ये पूरी संभावना है कि वहाँ से उतने प्रश्न आए और करंट का वेटेज बढ़े। तो आप प्लीज़ करंट को देखें, ठीक से डिटेल में देखें करंट को। और एक बात और, जब भी करंट पढ़ें, जैसे आपने पढ़ा कि मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बदल गया, तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को बदलने की क्या प्रक्रिया है, चुनने की क्या प्रक्रिया है, मानव अधिकार आयोग कैसे बना, क्या संरचना है, संगठन क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसकी पीछे की देख लें। अगर 18 का पेपर उठाओगे प्री का, तो उससे पहले सतर्कता आयोग में कुछ परिवर्तन हुए थे और उन्होंने संथानम जो कमेटी है जिसके आधार पर सतर्कता आयोग बना, उसको ही पूछ लिया, पीछे से प्रश्न आ गए करंट का बेसिक्स पीछे का, तो वो आप लोग देख लें। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय से साझा करना चाहता था, आपने पूछा, मैंने आपको बताया। और भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं कोशिश करूँगा कि उन प्रश्नों के आपको उत्तर दे दूँ। थैंक यू एंड गुड लक।